डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है हरियाणा, जहां हमारी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। तमाम किसान इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ भी इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं यहाँ पे पशुपालन विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ हमारे केवीके एनडीआरआई करनाल में। मैं डॉक्टर गोपाल सांकला, अध्यक्ष डेयरी विस्तार विभाग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान। मैं यहाँ चारा प्रबंधन का कार्य देख रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित है। मैं यहाँ इस संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र करनाल से। और हमारे किसान भी हमारे मंच पर, हमारी बहन, हमारे भाई, तमाम अन्नदाता, बुजुर्ग किसान, युवा किसान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो जिस तरह से किसान प्रश्न मंच अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर हमारे किसानों के साथ हम चर्चा करते हैं, उनकी जानकारी को परखते हैं, उनकी जागरूकता को और बढ़ाते हैं, और उसी विषय में एक बार फिर हम इस उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ते हुए किसान प्रश्न मंच पर आज फिर आपसे सवाल करेंगे, जवाब देंगे हमारे किसान, और वो भागीदार बनेंगे किसान कप के। तो साथ ही उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा, जो हमारे विशेषज्ञों की तरफ से किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, और आज का हमारा जो विषय है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। विषय है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पशुधन पर हम आपसे बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग देंगे और किसान कप के हकदार बनेंगे। तो बिना देरी किए सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं, भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय की देसी नस्ल कौन सी है? ये आपको बताना है। तो देखिए, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, बार बार मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको सही से पता चल जाए कि प्रश्न क्या है। और प्रश्न है, भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय की देसी नस्ल कौन सी है? ये आपको बताना है। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं, हाथ पीछे से उठने लगे हैं, और हम वहीं से शुरुआत कर लेते हैं, वहीं से जानकारी उनकी आगे बढ़ाते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। तो चलते हैं। किसान दूरदर्शन की पूरी टीम का अपने करनाल एरिया में आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। साहिवाल और गिर। चलिए बैठिए। अमरजीत, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, आइए जरा वन बाय वन बात करते हैं आपसे। सर, मेरा नाम जसमेर सिंह बस्ताड़ा से। सर, हमारी गाय है देसी नस्ल की साहिवाल गाय। बैठिए आप। नाम बताइए जरा। मैं ऋषिपाल राणा, गांव मुनक, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। सबसे नंबर 1 है गिर गाय, उसके दूसरे नंबर पर साहिवाल, हरियाणा नस्ल, थार पारकर। कोई बात नहीं, प्रयास आपने किया। ऋषिपाल जी आइए, आप भी नाम बताइए पहले। मेरा नाम अनुराग। जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायें हैं वो साहिवाल गायें हैं, जो एक दिन में 20 से 25 लीटर दूध दे देती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, और कोई बताना चाह रहा हो तो वो हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ, आप बताना चाह रहे हैं? नाम बताइए। मैं देसराज गांव कानपुर उड़ान से। एचएफ और गिर नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, देसी गाय हरियाणा की। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञों से जान लेते हैं कि कौन इस कप का विजेता है, वो ये तय करें। साथ ही वो ये भी बताएं कि भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है, और उसको कैसे पशुपालन करना चाहिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमारे किसानों को, ये वो समझाएंगे। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा प्रयास किया ब्रीड के बारे में जानने के लिए, और जो सबसे पहले और सही उत्तर दिया है वो अमरजीत जी ने दिया है, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और सभी हमारे जो किसान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया। और यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, उनमें जो हमारी नस्लें हैं, देसी गायों की जो नस्लें हैं, उनके प्रति जो जागरूकता है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में जो नस्ल है, उसको सही नस्ल का चयन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं
और साहिवाल नस्ल को पाल रहे हैं, तो साहिवाल क्या है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। तो अगर साहिवाल के साथ आप डेयरी पालन कर रहे हैं तो आपका जो डेयरी है वो अच्छा चलेगा और उससे ज़्यादा लाभ होगा। हमारे बीच में जो आदरणीय किसान हैं अमरजीत जी, उनको जो है पुरस्कार दिया जाए। जोरदार तालियां अमरजीत के लिए। देखिए अमरजीत ने सही जवाब दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए। आप यहाँ खड़े हो जाइए, हम लाते हैं आपके लिए किसान कप और आपको यहाँ सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए सही जवाब अमरजीत ने दिया और अमरजीत किसान है, युवा किसान है। जो प्रयास वो कर रहे हैं और लोग भी कर सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। तो इसलिए प्रयास और लोग भी करें और लोग भी जवाब दें ताकि वो भी किसान कप के हकदार बने और उनकी जानकारी देश के और किसानों तक, पूरे देश के किसानों तक पहुंचे। साथ ही अगर वो सही जानकारी नहीं दे पाते तो यहाँ वो करेक्ट भी हो जाएगी। इसलिए अपनी जानकारी रखने से कोई भी संकोच करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये मंच आपको बेबाक बोलने की इजाजत देता है। जो आपके मन में आए वो आप कहिए और यहाँ भागीदारी अपनी दिखाइए। तो इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल हम आपके सामने रखते हैं। हालांकि बिल्कुल पहले सवाल से मिलता जुलता ही है, तो इसलिए आसानी से आप लोग दे पाएंगे उसका जवाब। इसलिए हम आपके सामने रखते हैं सवाल और सुनिए बहुत गौर से। भारत की सबसे अच्छी दुधारू भैंस की नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी दुधारू भैंस की नस्ल कौन सी है? और देखिए महिलाओं से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ महिलाओं ने भी हाथ उठाया और उसके बाद हम पुरुषों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आइए बहन खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम नीलम है, मैं गांव पाडे से हूँ और मुर्रा नस्ल है मैं से दुधारू। बैठिए। तो देखिए और भी बहन हैं जो हाथ उठा रही हैं लगातार। आइए सर आपसे बात कर। मेरा नाम राजवंती है, मैं गांव पाडा से बिलोंग करती हूँ। मुर्रा नस्ल की मैं सबसे अच्छी दुधारू है। ठीक है, चलिए अब परीक्षा की घड़ी हमारे विशेषज्ञों के लिए है। आप भी बताना चाह रहे थे। चलिए और पुरुषों से पूछते हैं, वो भी हाथ उठा रहे थे। आइए देशराज जी आपने हाथ उठाया, आपसे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में दूध देने वाली भैंस है मुर्रा और फिर उसके बाद है जफराबादी। मुर्रा और जफराबादी, हाँ जी। तो देशराज जी भी बता रहे हैं मुर्रा और जफराबादी नस्ल के बारे में। और भी लोगों ने हाथ उठाया था, वो खड़े हो जाए। आइए जरा। मेरा नाम जसबीर सिंह। एक पहली भैंस का नाम है मुर्रा और दूसरी का नाम है रेशमा। क्या नाम बताया आपने? रेशमा। रेशमा, हाँ जी। अच्छा बैठिए जसवीर जी। वीरता के साथ रेशमा का नाम आपने बताया। और भी बताना चाह रहे हैं कुछ और बुजुर्ग किसान, आइए जरा। ऋषिपाल राणा, गांव मूनक, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। हरियाणा की मुर्रा नस्ल सबसे बेहतर दूध देती है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल सबसे बेहतर दूध देती है। और भी कोई बताना चाह रहा है? किसी के मन में और भी कोई उत्तर है तो वो भी बता सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं? खड़े हो जाए। माय नेम इज राम कुमार। ओ नाइस। हमारा किसान जब अंग्रेजी बोलता है तो हमें पता चलता है कि हमारा किसान कितनी समृद्धि पर है, कितने विकास के पथ पर है। तो वो टेक्निक की खेती की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब। विलेज एंड पोस्ट कुड़क जगीर। वाह नाइस। डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा। यस। सबसे बेस्ट। इंग्लिश में बताइए। ये जो बेस्ट नस्ल इज मुर्रा। हाँ मुर्रा, हाँ सबसे बेस्ट मुर्रा भैंस। चलिए बैठिए। तो देखिए तमाम जो किसान है उन्होंने जवाब दे दिया है। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कौन सी सबसे बेहतर नस्ल है और सबसे दुधारू नस्ल है, ये वो बताएंगे। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि कौन है किसान कप का हकदार। सभी हमारे किसान भाइयों का सराहनीय प्रयास, सभी ने सही, लगभग सही आंसर दिया है। और क्योंकि जो मुर्रा नस्ल है ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है और ये जो मुर्रा का जो ट्रैक्ट है ये हमारा करनाल, जिंद, कैथल, रोहतक यही ट्रैक्ट है जिसमें सर्वाधिक दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत रुचि ली इसमें। और जो सबसे पहले जो सही आंसर दिया वो हमारी किसान बहन है जो नीलम है, उनको मैं चाहता हूँ कि उनको कप दिया जाए। जोरदार तालियां नीलम बहन के लिए। देखिए नीलम बहन आपने जवाब देने से एक बार फिर से चमक गई हैं और इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए। लेकिन मैं अपने विशेषज्ञों से कहूंगा भारत की सबसे अच्छी दुधारू भैंस की नस्ल के बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी जान सकें कि किस जानकारी से वो पीछे रह गए। इसमें और भी जैसे कुछ किसान भाइयों ने बताया जाफराबादी है, नीली रावी है, बधावरी है, जो अलग अलग जगह के अलग। लेकिन देखिए जो मुर्रा का जो ट्रैक्ट है और ये हमारे पूरे भारत में इसके मुर्रा जो है जगह जगह पे पाई जाती है। लेकिन मुर्रा की अगर सुंदरता की बात करें या दूध में बात करें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है।
तो मैं हम कहेंगे कि मुर्रा इज़ द बेस्ट, और क्योंकि ये ट्रैक्ट है मुर्रा का, तो हम भी ये कहेंगे कि दिस अ बेस्ट प्लेस एंड बेस्ट बफेलो मुर्रा। उसको हम एक काला सोना भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। और मुर्रा की खासियत ये है कि जो मैंने बताया ना आपको, सुंदरता क्यों है, क्योंकि आगे से उसके जो सींग है बड़े मुड़े होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। इसीलिए उसको जो भैंसों का ना डीहोर्निंग जो है, सींग कभी काटे नहीं जाते मुर्रा की, क्योंकि मुर्रा की सबसे यही पहचान है मुर्रा नस्ल की। चलिए देखिए, हमारे विशेषज्ञ जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपके काम आएगी, और कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी होने के बाद आप बेहतर तरीके से पशुधन की तरफ ध्यान देंगे, पशुपालन कर पाएंगे। और इसीलिए हम लगातार इस पर चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो इसलिए और भी सवाल हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, और आपकी जानकारी को एक बार फिर से परखना है, एक बार फिर से समझना है कि आप कैसे पशुधन को पशुपालन कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझने के लिए हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखते हैं, और सुनिए बहुत गौर से आप ये प्रश्न। एनडीआरआई द्वारा विकसित संकर गाय की 2 नस्लों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। एनडीआरआई द्वारा विकसित संकर गाय की 2 नस्लों का नाम आपको बताना है। जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए कि किसको है जानकारी। तो देखिए, हाथ एक युवा का उठने लगा है, युवा किसान हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है, क्या वो समझाना चाहते हैं। सबसे पहला हाथ आपने उठाया है, तो आइए आपसे बात करते हैं। नाम बताइए जरा। नाम संजीव कुमार, गांव कतलाडी, जिला करनाल। करण स्विच, करण फ्रीज। करण स्विच और करण फ्रीज। करण फ्रीज। तालियां बज गई है, मुझे लगता है किसान कप अब इस बार आपको मिलने वाला है। बैठिए, और भी कोई बताना चाहता है जल्दी से हाथ उठा सकता है और अपनी जानकारी और लोगों तक पहुंचा सकता है। आइए सर, आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, मैं सुरेश चौधरी जुंडला से। कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज। चलिए ठीक है। तो देखिए, लगातार हमारे जो किसान हैं वो बता रहे हैं, और भी कोई बताना चाहता है। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कैसे करते हैं? जो पहले कर दे रहे बाबा दादा जी। अब मतलब टेक्निक की तरफ बढ़े, देसी गाय पाल रखी जी। देसी गाय पाल। हाँ जी। एक उससे कितना लाभ हो रहा है? गर्मा पीने के लिए दूध। क्या कहेंगे जो देसी गाय आपने पाल रखी है, और गाय पालने वालों को क्या संदेश देना चाहिए? देसी गाय का जो दूध है वो शुद्ध होता है, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी पीने में यूज करना चाहिए। सबसे बढ़िया जो दूध है वो देसी गाय का। आप पी रहे हैं, तभी इतने तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है जी। चलिए ठीक है, आप फिट इसलिए ही हैं, देसी गाय का दूध पी रहे हैं। और भी कोई देना चाहता है जवाब? आप देना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कुछ? सबसे महंगा दूध है। आइए, खड़े हो जाइए जरा। राम कुमार मेरा नाम है जी। हाँ, राम कुमार जी। सबसे बेस्ट जो दूध होता है और सबसे महंगा, मेरे पास डेयरी है, सबसे महंगा दूध देसी गाय का बिकता है, जिसकी 60 फैट या 70 फैट हो जाती है ना, भैंस से भी ज्यादा तेज रेट है इसका। हरियाणा सरकार इसको 5 रुपए किसान को अलग से देती है। डेयरी का है आपकी? डेयरी है, मेरे गाँव में ही है। अच्छा, चलिए बैठिए। तो देखिए, बुजुर्ग किसान हैं जो बता रहे हैं कि कौन सा दूध है जो सबसे महंगा है और उससे कितना लाभ मिल रहा है। तो ये वो बता रहे थे। साथ ही अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो भी हमें बताएंगे कि एनडीआरआई द्वारा विकसित संकर गाय की 2 नस्लों का नाम क्या है और कौन सी हैं, वो विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोग जब गेट्स जो हमारे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के गेट में एंटर करते हो, तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और उसमें जो है कि संस्थान ने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने 2 जो अब ब्रीड जो डेवलप की है, जो हम कर्ण फ्रीज, जो कि करनाल से, कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस। जो कर्ण फ्रीज में हमारा जो होलिस्टियन और इसका थारपारकर का क्रॉस है, उससे हमारी कर्ण फ्रीज बनी। और ब्राउन स्विस और हमारा साहिवाल का क्रॉस है, उससे हमारी जो कर्ण स्विस बनी। ये 2 हमारी जो स्ट्रेंथ, पहले स्ट्रेंथ थी, अब ये ब्रीड हो चुकी है। तो दोनों को हमने, ये ब्रीड इस संस्थान ने डेवलप की है। और जो आप लोग किसान भाई जो अपने, जो भी आप जो ये जो पशुपालन करते हैं, उसमें जो आप बोलते हो HF क्रॉस, जो HF क्रॉस है वही आपका कर्ण फ्रीज जो है काऊ है। और क्योंकि अभी जो हमारा जो डेयरी मेला हुआ था, उसमें किसान भाई है हमारे सुनील मेला, तो उनकी 87.5 kg एक दिन का जो kg दूध उत्पादन था उसका। तो ये कि वो कह रहा था 90 लीटर लगभग, ये सोचिए आप कि 90 लीटर प्रतिदिन पशु दूध देने वाला, इससे बढ़िया क्या पशु हो सकता है। जो हमारे इस देश की दो जो ब्रीड है, जो हमारे देश को इस संस्थान ने दी है।
तो आपके सभी की जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें, जो कि आप लोग जो इसमें कर भी रहे हैं। और एक ही किसान भाई ने, जो संजीव कुमार है, उन्होंने सही आंसर दिया, करंट फ्रीज और करंट स्विच। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको जो किसान कप से सम्मानित किया जाए। तो संजीव कुमार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इन्होंने सही जवाब दिया है और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए। आइए संजीव, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसलिए आप इस कप के हैं हकदार। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए बन गए आप किसान कप के हकदार। और भी कई सवाल हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जो योजनाओं से जुड़े हुए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ जवाब दीजिए, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपको कोई भी बाउंड्री नहीं देखनी है, आपको अपनी बात रखनी है। अगर वो सही होगी तो देश के और किसानों के काम आएगी, और अगर सही नहीं होगी तो यहीं वो करेक्ट हो जाएगी, यहीं वो सही हो जाएगी। इसलिए अपनी जानकारी को लोगों के साथ रखिए, और अगर वो सही जानकारी नहीं होगी तो यहाँ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो उसको सही कर देंगे, और फिर हमेशा आप पशुपालन के लिए सही से काम कर पाएंगे, सही से खेती कर पाएंगे, सही से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए विकास के पथ पर अगर आपको बढ़ना है तो झिझकना नहीं है, संकोच नहीं करना है, और बेहतर खेती किसानी आपको करनी है। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक। किसान यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अगरी। हरगनपुर में हमारी मौजूदगी है। बगवाड़ा से आपका स्वागत है इस किसान यात्रा में। बाप उगाएगा, बेटा प्रोसेस करके बेचेगा, तब हमारे पास पैसा आता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 3,20,000 लाभार्थी हैं जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। आयुष्मान भारत योजना पूरे जनपद में बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से संचालित की जा रही है। जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने वहाँ से योजना चलाई और सीधे डायरेक्ट किसान के खाते में आती है। जिसको लाभ दिया जाता है उसके सीधे खाते में जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर से खास कार्यक्रम किसान यात्रा 8 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बात किसान प्रश्न मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी प्रश्न उत्तर हम लगातार आपसे करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने एक बार फिर से इस ब्रेक के बाद रखते हैं, और वो सवाल ये है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, ये आपको बताना है। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, ये आपको बताना है। और हाथ बहुत सारे उठ रहे हैं, और देखिए महिलाओं के हाथ उठ चुके हैं, पुरुषों के हाथ भी उठ रहे हैं। उनसे शुरुआत कर लेते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। उनको आपको मौका मिल चुका है, इसलिए उनसे बात कर लेते हैं। 6 महीने। मेरा नाम राजवंती है सर। हाँ बहन बताइए। 6 महीने का। कैसे पता आपको? पशुपालन करते हैं आप? बकरी का पालन भी करते हैं? पड़ोसी करते हैं। अच्छा, पड़ोसी करते हैं, ठीक है। चलिए बैठिए। तो देखिए और भी लोगों ने हाथ उठाए थे जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं उधर से कोई? आप बताना चाहते हैं? देखिए एक और बहन आगे से बताना चाहते हैं, उनसे पहले पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद पुरुषों से बात करते हैं। नाम बताइए पहले। मेरा नाम पूजा है जी, मैं गाँव बुढ़नपुर की रहने वाली हूँ जी। बकरी का अगर 6 महीने का होता है जी, साल में 2 बार भी आती है वो। साल में 2 बार बकरी भी आती है, 6 महीने का गर्भ होता है उसका, आप ये कहना चाह रहे हैं। पूजा आपका नाम है? हाँ जी। बैठिए। आप भी खेती किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं? हाँ जी, पशुपालन। क्या पशुओं में क्या पालते हैं? भैंस भी पालते हैं जी, और गाय वगैरह। गाय और भैंस पालते हैं। बैठिए पूजा बहन। तो और भी कोई बताना चाहता है तो देखिए, पुरुषों ने एक लंबी कतार के साथ हाथ उठाने शुरू कर दिए। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं। आइए जरा इनसे समझते हैं। मेरा नाम सुरेश चौधरी है, मैं जुंडला से हूँ। 145 दिन से 155 दिन के अराउंड यानी कि बकरी लेती है, और मेरा नॉलेज यही है मेरे ख्याल से। आगे खड़े हो जाए। 5 महीने जी, 150 दिन। 5 महीने। देखिए यहाँ अंतर आया है, महिला ने 6 महीने और इन्होंने 5 महीने बताया। अनुराग ये किसान, युवा किसान है, इनसे भी पूछ लेते हैं, ये भी बताना चाहते हैं। अनुराग नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम अनुराग है सर। बकरी का सर गर्भकाल जो होता है 145 से 152 दिन का होता है।
145 से 152 दिन का होता है। और भी कोई बताना चाहता है जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और नहीं बताना चाहता तो बताएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको कि कितने दिन का होता है बकरी का गर्भकाल, ये वो बताएंगे। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। देखो, सभी किसान भाइयों ने कोशिश किया है नज़दीक पूछने का, क्योंकि 6 महीना बताया, किसी ने 45 से 55 दिन बताया, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर था वो सुरेश कुमार जी का है, क्योंकि बकरी का जो गर्भकाल है वो 5 महीना 5 दिन 155 डेज का दिन का होता है। तो सुरेश कुमार जी इसके कप के हकदार हैं। सुरेश चौधरी जी, आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इन्होंने सही जानकारी साझा किया और इसीलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार सुरेश चौधरी किसान हमारे बन गए। लेकिन अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि बकरी के बारे में और भी विस्तार से बताएं, उसके गर्भकाल के बारे में और उससे होने वाली आमदनी के बारे में, उससे होने वाले फायदों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जरा। किसान भाइयों, जो अभी प्रश्न था कि गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो अपने जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि 5 महीना 5 दिन। तो मोटी मोटा हमारे जो किसान भाई जानते हैं कि 5 महीना होता है, वो 5 महीना से 5 दिन कम हो सकता है या 5 दिन ज़्यादा हो सकता है। तो 155 दिन का हमारा जो वैज्ञानिक दिया गया है कि वैज्ञानिक रूप से 155 दिन होता है। और रही बात हमें बकरी पालन क्यों करना चाहिए, देखिए बकरी पालन हमारा जो है वो आज के समय की जो पशु है वो हमारे वर्तमान समय के लिए सबसे उपयोगी पशु बकरी को ही कहा जा रहा है। क्योंकि बकरी क्या है, आज के समय में हमारी ज़मीनें कम हो रही हैं, हमारा रहने के लिए जगह कम हो रहा है, हमारा चारा कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे कम करने की हमें ज़रूरत है। तो ऐसी दशाओं में हमें क्या है, बकरी जो है हमें कम जगह में रह लेती है, कम चारा खा लेती है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसको जो मार्केटिंग, हमारे डेयरी पालन में भी मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बकरी पालन में एक ये लाभ है कि इसका मार्केटिंग जब आप चाहिए तब इसको बेच दीजिए। इसलिए इसको हमें लाइव एटीएम कहा जाता है कि बकरी को क्या कहा जाता है कि एक जीवित एटीएम है कि जब आप चाहें तब इसकी बिक्री कर सकते हैं। तो एक हमारे हरियाणा जैसे हमारे पूर्वांचल में पूर्वी प्रदेशों में बकरी पालन बहुत प्रचलित है, लेकिन हमारे इस बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट में थोड़ा सा कम है। तो जिन ऐसे किसान भाई जिनके पास संसाधन कम है, उनको एक ऑप्शन, एक विकल्प ये भी देखना चाहिए कि हम लोग बकरी के ऊपर भी सोचें और उससे आमदनी जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। तो बकरी लाइव एटीएम है आपका, यानी एनी टाइम एटीएम है और उसको आप यूज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बकरी का पालन आपको आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं और जानकारी आपकी परखते हैं। और प्रश्न है, दुधारू भैंस में 1 किलो दूध उत्पादन पर कितना दाना उसको देना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, दुधारू भैंस में 1 किलो दूध उत्पादन पर कितना दाना उसको दे देना चाहिए, ये आपको बताना है। और हाथ यहां से उठने लगे हैं। तमाम जो कोशिश करने वाले लोग हैं, जो बहनें हैं, वो लगातार प्रयास कर रही हैं, वो हाथ उठा रही हैं। आइए जरा आपसे। मेरा नाम राजवंती है। 1 किलो उसके लिए 5 किलो दाना तो देना बनता है। 1 किलो दूध के लिए 5 किलो दाना देना पड़ता है। हाँ। अगर 10 किलो दूध देगी तो कितना होगा? 10 किलो देगी तो ज्यादा बढ़ा देंगे सर। 50 किलो ना 50। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, राजवंती बहन बता रही हैं, आप भी बताना चाह रही बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है, मैं पड्डे गांव से हूँ। हाँ जी बहन, बताइए। 1 किलो दूध देने वाली भैंस को आधी किलो अनाज देना चाहिए। 1 किलो दूध दे तो उसको आधा किलो अनाज देना चाहिए, दाना देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। देश राज जी, आइए, देश पे राज करिए। उसको 15 या 16 किलो दूध देने पे 8 किलो राशन देना चाहिए, जबकि आधा किलो राशन आता है किलो पे। देश राज कुमार। बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, हाथ उठा सकता है, समझा सकता है। और देखिए, ये हाथ उठाना चाह रहे हैं। आइए जरा, नाम बताइए। मेरा नाम सर अनुराग है। जो सर 5 किलो दूध भैंस देती है तो उसको हम 2.5 किलो दाना गिरेंगे। उसके बाद जैसे पर किलो पे हम उसको आधा किलो दाना और मतलब बढ़ाते रहेंगे। मान लो जैसे 6 किलो होगा तो 2.5 प्लस आधा किलो कर देंगे हम। और अगर 7 किलो दूध देगी तो 2.5 प्लस 1 किलो कर देंगे। ठीक है, बैठिए अनुराग। तो देखिए, और भी बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, ये जरा। मेरा नाम जसबीर सिंह।
1 किलो दूध पर 500 ग्राम पर मतलब दाना देना चाहिए भैंस को। 1 किलो दूध पर 500 ग्राम दाना देना चाहिए, आप भी यही कह रहे हैं, एक महिला ने भी यही कहा। तो देखिए और लोगों से भी जान लेते हैं, और लोग भी हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से आइए। ऋषिपाल गांव मुनुक डिस्ट्रिक्ट करनाल 400 ग्राम 1 किलो दूध पे 400 ग्राम ऋषिपाल कह रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञ बताएंगे कि 1 किलो दूध पर कितना दाना देना चाहिए भैंस को। ये हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएंगे विस्तार से, और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। किसान भाइयों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और सही जवाब तो लगभग सभी लोगों ने दिया, लेकिन एग्जैक्ट जो जवाब होना चाहिए उसमें हमारी जो बहन है आप सुमन, उन्होंने दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो दाना है ना वो कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जो गाय है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, और जो कोई गाय या भैंस ज़्यादा दूध दे रही है तो उसे जो है ज़्यादा पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व किससे हमें मिलता है? हमें दाना से मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में लें कि हम लोग तूड़ी भी खिलाते हैं, हरा चारा भी खिलाते हैं, तो तूड़ी और हरा चारा में एक निश्चित मात्रा में ही पोषक तत्व होता है और एक निश्चित मात्रा में ही उसको हम लोग खिला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दूध के हिसाब से पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए दाना खिलाना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए हमें क्या करता है, भैंस के लिए हमें 1 किलो दूध पे आधा किलो दाना, और गाय के लिए 1 किलो दूध पे 400 ग्राम दाना देते हैं। और इसके ऊपर पशु के, गाय के शरीर की देखभाल के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें जो है 1.5 से 2 किलो दाना ऊपर से खिलाना पड़ता है। तो जो दूध के लिए रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट यही है कि भैंस के केस में 1 किलो दूध पे आधा किलो दाना हमें देना चाहिए। तो हमारी जो बहन सुमन है, मैं उनका नाम रिकमेंड करता हूं कि उनको जो है हमारा जो किसान कप है वो दिया जाए। आइए सुमन बहन, आपको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए, इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए किसान कप से इनको नवाजा जाता है। जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। बैठिए, बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारी बहन। तो देखिए और लोग भी बन सकते हैं, लेकिन वो प्रयास करे तो, और इसीलिए हम लगातार उनके प्रयास में सहयोग करने की कोशिश उनके सामने सवाल रखकर कर रहे हैं, और इसीलिए और सवाल भी हम उनके सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं। तो सुनिए, आपको बहुत ही आसान सा प्रश्न हम पूछते हैं, दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। के हाथ उठने लगे हैं, तो शुरुआत यहां से करते हैं इन बहन के साथ। आइए जरा खड़े हो जाइए। पूजा जी मेरा नाम। हाँ पूजा जी, बताइए। जी ऐसे निकालते हैं, हाथों से निकालते हैं। हाँ जी, से निकालते हैं जी। किससे? मशीन से भी निकालते हैं लोग। ओके ठीक है, तो आप हाथों से निकालते हैं। चलिए, सबसे उत्तम विधि कौन सी ये बताना है आपको। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है, मैं गाँव बुढ़नपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ सर। सर दूध निकालने के लिए सर अंगूठा अंदर रखे सर सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे सर। समय शाम को 5 बजे निकालिए, अंगूठा रख के और हाथों से निकालिए, ये सबसे बेहतर है आपके अकॉर्डिंग, ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है ज्योति बहन, बैठिए। और भी बहनें हैं जो हाथ उठा रहे हैं। ऐसे करके निकालते हैं सर। हाँ, सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक है, आइए जरा खड़े होइए, बताइए जरा, आप बताना चाह रहे हैं, बहुत उत्सुक है बताने के लिए। कैसे निकालते हैं करके बताइए। मुट्ठी बंद करके गुंठा ऊपर सीधी में दार निकालनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठिए बहन। तो देखिए, आप बताना चाहते हैं, पुरुष भी बताना चाहते हैं, कैसे निकालते हैं वो दूध। सबसे पहले अपने बाल्टी से पानी लेकर थनों को साफ कर धो के उसको साफ करके और ऐसे पकड़ के गुंठे से ऐसे दार निकालनी चाहिए, इस विधि से दार निकालनी चाहिए। इस विधि को क्या कहते हैं? मुट्ठी विधि होता है, जैसे सिंपल विधि। ठीक है, चलिए कोशिश आपने की है। और भी कोई बताना चाहते हैं? यहाँ से बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं बहन, आप बताना, आपने हाथ उठाया था। आइए। ऋषिपाल गांव मुनक डिस्ट्रिक्ट करनाल। दूध निकालते समय बंद मुट्ठी से निकालना चाहिए, गुंठा नहीं मोड़ना चाहिए, ऐसे बंद मुट्ठी से दूध निकालना चाहिए आराम से। तो आप अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? नहीं जी। अच्छा ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं अंगूठे से निकालना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध निकालते वक्त इस तरह करके दूध निकालना चाहिए और दोनों गोड्डों के बीच में बाल्टी रख लेनी चाहिए, ताकि वो भैंस अगर कूदे का देना तो दूध नहीं गिरेगा। ठीक है,
मुझे लगता है कि वो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, जरा इधर आइए, आप बताना चाह रहे थे मुझे, इधर आइए। क्या नाम है आपका? श्रीपाल है जी। हाँ श्रीपाल, बताइए कैसे निकालना चाहिए दूध? हाथ से निकालना चाहिए जी। पहले थन साफ करना चाहिए, बाल्टी दोनों साफ करनी चाहिए, उसके बाद दूध निकालना चाहिए जी। ठीक है, पहले थन साफ कर देना चाहिए। आ जाइए, खड़े हो जाइए। दूध निकालने की दो ही विधि है जी, या हाथ से या दूध वो मशीन से, वो अपने पर डिपेंड करते हैं क्या मशीन से निकालना या उससे। जैसे पशुपालक ज्यादा, डेयरी में ज्यादा पशु है तो मशीन से निकालने क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर एक दो पशु पाल ले फिर हाथ से। जी, तो देखिए तमाम किसानों ने जवाब दे दिया है। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञों से जान लेते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार। साथ ही विस्तार से वो बताएंगे हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को कि दूध कैसे निकालना चाहिए। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, दूध कई, एक तो आप सभी लोग चुटकी से दूध निकालते हो, दूसरा एक बहन ने बताया कि अंगूठे को मोड़ के, जिसे हम नकलिंग मेथड बोलते हैं, उस मेथड से दूध निकालते हैं। और जो तीसरा है जो पूर्ण हस्त या जैसे अंगूठा ऊपर और फुल मुट्ठी जिसे कहते हैं, इससे दूध निकालते हैं। लेकिन जो सही विधि है दूध निकालने की यही है, जो पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा ऊपर होना चाहिए और लास्ट में जब दूध बचता है तो आप उसको चुटकी से निकाल लो। तो ये सही मेथड ये है कि आप पहले इससे निकालें, फिर बाद में चुटकी से दूध निकालें। अगर आप ये यूज़ करते हो नक्कल, जो है हमारा अंगूठे का जो मोड़ करोगे, ये देखो आपको पता है कि जो हमारा थन होता है कितना मुलायम होता है। और आप जो कितनी मतलब 10 या 8 मिनट जो दूध निकालते हो सुबह शाम, और इस अंगूठे का उस पर मुलायम जो टिश्यूज़ है उसके थन के, आप उसको प्रेशर मारोगे तो उसको गांठ बन जाती है, और गांठ बनने से थनेला रोग होता है। तो कभी भी आपको जो है नकलिंग मेथड, ये रॉन्ग मतलब गलत विधि है, ये कभी से दूध नहीं निकाले, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है तो अंगूठे से लेकर फटाफट उसको थन में प्रेशर मारा और दूध निकाल ले। नहीं, दूध निकालने का यही है कि पूर्ण हस्त विधि, आपका अंगूठा ऊपर होना चाहिए और पूरे हाथ से दूध निकाल। दूसरा और है, अगर आप दूध निकालते हो ऐसे इससे पूरे मुट्ठी से, तो उससे क्या होता है, क्योंकि उसका थन जो मुलायम होता है और उसको एक फील होता है, पशु को जब दूध निकालते हैं तो अच्छा फील होना चाहिए उसको। ये नहीं कि आपको अंगूठा दबा के उसको दर्द करोगे पशु को तो दूध है ना ऊपर चढ़ा देगी, वो अपना दूध कम देगी। अगर बड़े प्यार से उसको सहला कर आपने दूध निकाला, उसको अच्छा महसूस हो रहा है तो आपको दूध भी आपका ज़्यादा होगा। तो यही है कि जो है सबसे जो है सही आंसर पूजा ने दिया है। उससे नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने जो है मेथड है वो सही बताया उसने हाथ से। और पहले जो मैं पूजा को मैं रिकमेंड करता हूं कि उसको किसान कप दिया जाए। आइए जोरदार तालियां पूजा के लिए बजा दीजिए। पूजा बहन ने सही जवाब दिया और इसीलिए इनको दिया जाता है किसान कप। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप बन गए हैं किसान कप के हकदार। तो देखिए लगातार हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइए, जो दूध निकालने में कैसे दूध ज्यादा हो सकता है, कैसे हमारी आमदनी बढ़ सकती है, या जो पशु हैं उनको पालने के लिए किस तरह से हमारे किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह के डिसीजन और निर्णय लेने चाहिए, ये हमारे दर्शकों को और किसानों को जरा बताइए। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देखो सबसे पहला होता है पशु की नस्ल। जैसे अभी आप सभी जानते हैं, सभी ने बताया कि साहिवाल है, गिर है, मुर्रा है, जाफराबादी है, ठीक, बधावरी है। तो हर ब्रीड या हर जो इस तरह की जो नस्ल है उनकी दूध की एक क्षमता होती है। तो आपके एरिया में कौन सी जो है सूटेबल जो है ब्रीड आपके लिए है, उसका आप उसको रख सकते हैं अपने, और उसका जो है वही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। और जैसे कम दूध देने वाली कभी नहीं रखे। मैं तो ये कहूँगा कि आपको भैंस रखनी है या गाय रखनी है तो वो 10 लीटर से ऊपर ही होनी चाहिए। तो सबसे पहला है नस्ल, अच्छी नस्ल हो, और फिर नस्ल का सुधार। नस्ल का सुधार मतलब जो है आप जैसे कृत्रिम गर्भाधान भी कराते हैं और सांड के जरिए भी आप उसका गर्भाधान कराते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है आपको जानना कि कृत्रिम गर्भाधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छी नस्ल का जो बीज होता है वही हमारे पशुओं में यूज़ करना चाहिए, उसी से हमारी नस्ल का सुधार होता है। तो जो भी आपका जितना भी आपका वेटनरी हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ पे आपका जो ये सीमन अवेलेबल होता है। और वो क्योंकि एक विशेषज्ञ भी उनके एक स्किल, उनके पास एक स्किल होती है, तो उससे गर्भाधान होने के ज़्यादा चांसेस होते। तो सबसे बढ़िया आप उसका गर्भाधान कराइए ठीक से। तो पहला है कि ब्रीड जो है नस्ल आपकी बढ़िया हो। दूसरी बात आती है खान पान, उसे पशु पोषण। पशु पोषण में आपका जैसे अभी आपको दाने के बारे में बताया, सबसे पहले कि आपको संतुलित दाना दे, उसमें अनाज भी हो, उसमें खल भी हो, और उसमें जैसे फाइबर है, चोकर है,
या दाल के जो छिलके, वो नमक है, मिनरल मिक्सर जो है, आप खनिज लवण है, ये सब मिक्स करके अगर आप पशुओं को दोगे संतुलित आहार, तो उससे देने से, क्योंकि आहार का खर्चा है 70% उसके दूध के उत्पादन में होता है, तो आहार पर विशेष ध्यान दें और जितना ग्रीन हरा चारा आप दे सकते हैं उतना पशु को देना चाहिए। विशेषज्ञ आपको जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पशुपालन में आपके काम आने वाली चीजें हैं। जो जानकारी आपको नहीं कहीं मिलेगी वो ये दी जा रही है, इस मंच से दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी। जोरदार तालियां हमारे विशेषज्ञों के लिए बजाइए जरा। तो सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब हम पूछेंगे योजना पर सवाल, और एक महत्वपूर्ण योजना पर सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम आगे बढ़ते हैं और वही सिलसिला जो लगातार इस मंच पर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल, और सवाल होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक योजना है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सबसे पहला, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना क्या है, इससे आपको क्या फायदा पहुंच रहा है। तो देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के बारे में आपको बताना है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना क्या है, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, और इसलिए बिना देरी किए हम उन तक पहुंचते हैं और जानते हैं उनसे सवाल का जवाब। अपना नाम बताइए। देशराज, मालपुरडान, जिला करनाल, दिसंबर 2014 में। ठीक है, बैठिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, गांव कुमालपुर उड़ान से, जिला करनाल। ये दिसंबर 2014 में लॉन्च हुई थी। क्या है ये? बस ये नस्ल सुधार के लिए योजना लागू की गई थी। ठीक है, बैठिए। नस्लों के सुधार के लिए। ठीक है, और लोग भी देखिए, तमाम लोग हाथ उठा रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम सुरेश चौधरी और मैं जुंडला से हूँ, किसान हूँ। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना दिसंबर 2014 में जो स्टार्ट हुई थी, इसका जो मुख्य मकसद था दूध का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन को और ज़्यादा तेजी देना, वही इसका मेन मिशन था। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी लोग हैं हाथ उठा रहे हैं, जरा आइए। सतवीर काम्बोज जी। सतवीर काम्बोज जी बताइए। गोकुल योजना 2014 में शुरू हुई थी। दूध बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसका एक और उद्देश्य था, जो अपनी देश की जो गाय है, स्वदेशी गाय, उनको बचाना। ये दो उद्देश्यों के कारण ये चलाई थी। दूध बढ़ाने और अपनी स्वदेशी गाय, जो अपनी स्वदेशी गाय हैं, उनको बचाने के लिए ये मिशन चलाया गया। बैठिए। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं। देखिए, एक सरदार जी हैं जो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं, इधर आते हैं और उनसे जानते हैं इनके पास क्या जानकारी है। नाम बताइए सर अपना। सिंह जी। 2014 से शुरू की गई थी जी गोकुल मिशन योजना। जो पुरानी नस्लें थी खत्म होने के कगार पे थी, उनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए चलाई गई थी, और दूध को बढ़ाने के लिए ये थी जी। थैंक यू। ठीक है, तो दूध को बढ़ाने के लिए और हमारे जो स्वदेशी नस्लें हैं गाय की, उन्हें बचाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, ऐसा कहना है हमारे किसानों का। लेकिन हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या था और इस योजना के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को, वही बताएं। और साथ ही ये भी तय करें किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान, कब का हकदार। किसान भाइयों, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू किया गया, और इसके अंतर्गत लगभग 2500 करोड़ रुपया आवंटन किया गया, और अभी तक 1.5 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी देसी गायें हैं, वो दूध की जो उनकी गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है, और बाज़ार में उसका मूल्य भी अच्छा है, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमताएं कम हैं। तो उसकी उत्पादन क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
AI सेंटर्स, ये अच्छी किस्म का जो हमारा सीमन है वो किसान तक पहुंचाया जाए। एक तो पहला ये है। दूसरा, अभी जो आपने सुना होगा कि सॉर्टेड सीमन जो महंगा है, सेक्स सॉर्टेड सीमन, उस पे 750 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है, सरकार उसको सस्ता करके देती है। उसका कारण ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारे बछड़ी हो पैदा, बछड़ा ना पैदा हो, क्योंकि बछड़ा पैदा हो गया तो गाय का बछड़ा सड़क पे जाएगा, उसको कोई आज के दिन जो हम देख रहे हैं हमारी पॉलिसी के हिसाब से उसकी कलिंग नहीं हो सकती है, या तो गौशाला में जाएगा या किसान उसको छोड़ देता है। तो इसका उपाय ये है कि आपको जो सेक्स चाहिए उसके लिए ही बीज मिलेगा। यदि आपको बछड़ी चाहिए तो बछड़ी का ही बीज मिलेगा। तो वो जो हमारा बछड़ी का बीज है वो महंगा है और उस पे सब्सिडी भी दी है, 750 रुपये तक की सब्सिडी है। इस तरीके से हम अपने देश में जो दूध की उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ा सकते हैं और हमारी स्वदेशी गायें जो हैं उनको बचा सकते हैं। धन्यवाद। और इसके किसान मंच का जो सतबीर कंबोज जी हैं वो इसके सही हकदार हैं। आइए सतवीर जी, जोरदार तालियां सतवीर जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि सतवीर जी ने दिया था सही जवाब हमारे विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग और इसीलिए उन्हें दिया जाता है किसान कप। आइए जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए और लोग भी बन सकते हैं। और ही कुछ प्रश्न हैं बस जो आपको बताने हैं, जिसका उत्तर आपको देना है और इसी योजना से जुड़े हुए हैं। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लाभ आपको कितना पहुंच रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से आप लोगों को क्या उम्मीदें थी और इससे आपकी कितनी उम्मीदों पर यह खरी उतरी है और इससे क्या फायदा आपको हुआ है, वही सवाल मिलता जुलता आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से आपको क्या लाभ पहुंच रहा है, मकसद वही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से आप क्या समझते हैं और इससे क्या लाभ आपको पहुंचा है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। इतने सारे लोगों ने भी बताया, हमारे विशेषज्ञों ने भी आपको बताया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के फायदे बताएगा वो यहाँ किसान कप पाएगा। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से आपको क्या फायदा पहुंच रहा है, इससे क्या आप समझते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए, हाथ यहाँ से उठा है, तो इनसे बात करते हैं। आइए। ऋषिपाल राणा, गांव मुनक, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। इससे हमारे को एक तो सेक्स सीमन का लाभ मिलता है, जिससे बछड़ी पैदा होती है, गरडी मिलती है। एक दूध पर उसका दूध प्रतियोगिता का फायदा मिलता है, उससे भी हमारे को पैसे मिलते हैं। दूसरा, देसी गाय नस्ल पर हमारे को गवर्नमेंट 25 से 30 हज़ार रुपये सब्सिडी भी देती है और उसको कीमत भी देती है जो देसी नस्ल की गाय पालता है हरियाणा। और बहुत फायदे हैं देसी नस्लों से पालने से, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलता है, अच्छा उसके गुणवत्ता होती है दूध के अंदर की दूध। और उससे जैविक खेती में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, जिससे पंचगव्य बनाते हैं और जीवामृत बनाते हैं, गण जीव बनाते हैं इत्यादि। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम फायदे उन्होंने गिराए ऋषिपाल ने। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। 2014 से पहले जो मेरा मानना है जी, अमेरिकन गाय का प्रचलन था। उसके बाद गोकुल योजना चली अपनी देसी जो गाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। मेन पर्पज जो मना लगा इसका वो था अपने जो देसी गाय उनका दूध बढ़ी हुआ, दूसरा ऑर्गेनिक खेती के पर्पज थे, इन कारणों से। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती के पर्पज से देशी गाय को बचाने के लिए तमाम चीजें उन्होंने गिनवाई। हम महिला बहनों से भी पूछ लेते हैं। आइए जरा आपसे पूछते हैं, नाम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं राजवंती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए राजवंती जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? गांव पाडा से। अच्छा, गांव पाडा से बोल रही हैं, बोलिए। गाय से हमको बहुत फायदे होते हैं। इसके दूध से में बहुत होता है, इससे गोबर से भी ऑर्गेनाइज खाद बनाने में, खेती में बहुत फायदे होते हैं इससे। और भी फायदे इसके दूध से हमारे बच्चों को, हमको बहुत शारीरिक भी शक्ति मिलती है। चलिए बैठिए। तो देखिए, बहन ने भी बताया। अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और बिना समय व्यर्थ किए करे विशेषज्ञों से पूछते हैं इसके फायदे, गोकुल मिशन के एक बार फिर से वो फायदे बताएं हमारे दर्शकों को और लाभ बताएं और इसकी शुरुआत क्यों की गई वो भी बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। जैसा कि पहले बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य हमारी देसी नस्ल की जो गायें हैं
उनको बचाना है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके साथ साथ इसके अनेक फ़ायदे हैं। इसकी जो हमारे गाय का गोबर और मूत्र है, इसके द्वारा पंचगव्य बनाया जाता है, जो प्राकृतिक खेती और जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इसमें के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारी गौशालाएं हैं, गौशालाओं को भी फंड दिया जाता है और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया है। IVF टेक्नोलॉजी भी के अंतर्गत इसमें सेंटर खोले गए हैं गोकुल मिशन के अंतर्गत। तो गाय को बचाना है हमने, क्योंकि इसका दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ये इसकी पोषकता ज़्यादा है और इसका गोबर और जो पेशाब है वो भी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। खेती और हमारी जो गाय है ये बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, ये एक दूसरे के पूर्वक हैं। तो इससे देश के हर एक किसान को ऐसी आशा करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत देश के जितने भी पशुपालक हैं उनको सभी को लाभ मिलेगा। ऋषिपाल राणा जी, आइए ऋषिपाल राणा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऋषिपाल राणा जी ने सही जवाब दिया और इसीलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां बजाते रहिए इन बुजुर्ग के लिए। और ये इस मंच पर अंतिम प्रश्न का सही उत्तर देने पर इन्हें नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। तो तमाम लोगों से हमने सवाल पूछे जिसका जवाब आप लोगों ने दिया। अगर अब किसी के मन में है कोई सवाल तो वो पूछ सकता है हमारे विशेषज्ञों से। यहाँ हम आपको मौका देते हैं कि किसी के मन में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछे हमारे विशेषज्ञों से, क्योंकि अब उत्तर देने का वक्त आपका खत्म हो गया है। सवाल पूछने का हम आपको मौका देते हैं। तो देखिए हाथ उठा है तो इनका सवाल ले लेते हैं और विशेषज्ञों से पूछ लेते हैं। ये जरा। मेरा नाम सुरेश चौधरी है, जुंडला से हूँ मैं सर। देसी गाय की सब चीज़ों की बात हुई है, पशुधन की बात हुई है और जो दूध की गुणवत्ता की सब चीज़ों की बात हुई है। सर A2 का क्या फ़ायदा है दूध में? भैंस का दूध पीते हैं हम, अमेरिकन गाय का दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। A2 में क्या बेनिफिट होता है या दूसरों में नहीं होता, उसका प्लीज आंसर कीजिए। ठीक है, बैठिए। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी योजना है उनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए, है भी। उसके जो विभिन्न घटक हैं, अवसंरचना कोष है, डेयरी उद्यमिता है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है भारत सरकार की, राज्य सरकारों के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हर ज़िले में प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। आप लोगों ने जो भी उत्तर दिए हैं उनमें बहुत ही सटीक आंसर भी आए हैं और बहुत कुछ ऐसे भी आंसर उत्तर थे जो बड़े उसके नज़दीक पहुँचे। आप राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के परिसर में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। यहाँ मेरे साथी डॉक्टर संतोष जी ने, डॉक्टर सांखला साहब ने जो जानकारी बताई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए आपके प्रयास जितने भी हैं उनको और थोड़ा बढ़ाना है और उस सब में आपकी जो क्षमता निर्माण है, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण, उसको ज़रूर बढ़ाएं। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी संस्थान पूरे देश के किसान यहाँ भ्रमण करने आते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं, हम सब उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं। देश के 1-2 राज्य को छोड़ दीजिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, सारे राज्यों से यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। और हरियाणा, आज जो इस कार्यक्रम का जो स्थल का चुनाव किया गया है, हमारा जो हरियाणा राज्य है उसमें पशुधन उत्पादन प्रबंधन बेस्ट माने बहुत अग्रणी श्रेणी का है। इसलिए इसको चर्चा को यहाँ पर हमने चालू किया है, इसको चलाया गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण लें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें इसका। धन्यवाद। हमारे जो किसान भाई सुरेश जी ने पूछा कि A1 A2 प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। A2 प्रोटीन हमारी जो देसी नस्ल जेबू, जिसमें क्या बोलते हैं ये हम्प होता है, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो हमारे संकर नस्ल के पशु उनमें भी A1 A2 पाया जाता है। लेकिन अभी ये मतलब वैज्ञानिक तौर से अभी सत्यापित नहीं हुआ, तो इसको अभी इस मतलब इस स्टेज पे कहना मुश्किल है कि A1 क्या फ़ायदा करेगा, A2 क्या फ़ायदा करेगा। तो और रिसर्च इस पे हो रहा है, तो इन फ्यूचर भविष्य में ज़रूर हम इस परिणाम पे पूछेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में सब लोग A1 A2 के नाम से बेच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी इसके बारे में
मतलब इसको विचार को अब यहीं रोक दे, ज़्यादा अच्छा है। आगे जब वैज्ञानिक तौर से सत्यापित होगा तब आपको सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इस मंच के माध्यम से आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें मेरा ये संदेश है, डेयरी अगर हम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल डेयरी, एक सफलतापूर्वक डेयरी व्यवसाय करने के लिए हमें उसका लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे जो अहम घटक है उसका है आहार प्रबंधन। और आहार प्रबंधन के जो दो मुख्य घटक है वो है दाना और चारा। और आपको ये भी पता है एक सफलतापूर्वक डेयरी व्यवसाय की जो टोटल कॉस्ट आती है वो 60% ओनली दाना और चारे से आती है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे ये एक अनुरोध है, अगर आपको सफलतापूर्वक डेयरी व्यवसाय करना है और इसमें लाभ प्राप्त करना है तो जब तक आप इसका दाना और चारे का प्रबंधन आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे तो आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको इस व्यवसाय में आगे बढ़ना, अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल बनाने हैं, इसको लाभदायक बनाना है, तो आपको दाना और चारा इसका सिलेक्शन और इसका चुनाव आपको पूर्ण अच्छी तरीके से करना होगा। उस तरह की चारा फसलों का आपको चयन करना होगा जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे मक्का हुआ और जैसे दलहन में आपकी बरसीम हुई, रिंजका हुआ, लोबिया हुआ, ये ऐसी चारा फसलें हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई जाती है। तो इसलिए लास्ट में मेरा यही अनुरोध है, अगर आपको अच्छी तरह से व्यवसाय डेयरी व्यवसाय करना है तो आप एक गुणवत्तापूर्ण फसल और दाने का चुनाव करें। धन्यवाद। हम लोग सभी कह रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी होनी चाहिए, दुगुनी चाहिए। दुगुनी तभी हो सकती है जब आप खेती के साथ पशुपालन करें, और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से करें तो ज़रूर आपकी आय डबल होगी। मेरा यही संदेश है देश को। किसान भाइयों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा ज्ञान है ना, वो हमारी सफलता की कुंजी होती है। और यहाँ से जो हमारा मंच है, जो प्रश्न पूछे गए, उससे भी ये पता चलता है कि अभी हमें कुछ जो डेयरी फार्मिंग की कुछ ऐसे विषय वस्तु है जिसको समझना और गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा डेयरी फार्मिंग है उसको जो है अच्छी तरह से करने के लिए उसके वैज्ञानिक पहलू को आप जानें, और वैज्ञानिक पहलू को जब आप जानेंगे तो हमारा जो डेयरी फार्मिंग है वो अधिक लाभदायी होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए पैदावार के साथ साथ इसमें प्रोसेसिंग भी करने की आवश्यकता है और अच्छी जगह मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। इसकी एक अच्छी वैल्यू चेन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं उनकी बाज़ार में बहुत मांग है, और वो अच्छी, यदि आपको लाभ चाहिए तो आपको प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग से और प्रोसेसिंग को मार्केटिंग के साथ लिंक करना ही होगा। धन्यवाद। देश के किसान भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है, पशुपालन में अपनी आय बढ़ाने के लिए जो मेरे साथियों ने बताई है वो सब के लिए सभी अपने अपने ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करें, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में प्रशिक्षण के लिए अवश्य पधारें। तो देखिए, तमाम हमारे विशेषज्ञों ने आपको जानकारी दी, संदेश दिया पूरे देश को, हमारे किसानों को, कि वो अपनी जिंदगी में अपनी खेती किसानी को लेकर कैसे चलें और कैसे विकास के पथ पर, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बनाना हमारे किसानों को, उनका सपना सच होता हुआ नजर आए। तो ये विशेषज्ञों ने हमारे काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस कार्यक्रम में तमाम विशेषज्ञ इस मंच पर हमारे साथ जुड़े किसान प्रश्न मंच सीजन 2 पर, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे विशेषज्ञों का। जोरदार ताली एक बार फिर से। इतने सारे किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से अपने जवाब दिए इस मंच पर, उन्होंने सवालों के, उनका भी जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करेंगे। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।